ट्रंप अपने अवाम को गुमराह करने के लिए कुछ कह तो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इस वॉर के वो विनर है नहीं अभी तक। कल को क्या होगा कहना मुश्किल है। तो ट्रंप ने आज एक ट्वीट की है जिससे मुझे लगता है कि मेजर डाइवर्जन अगर आपने यूज़ की करनी हो ना तो जंगी मैदान के अंदर, तो एक चीज़ आप अगर वो आपके ऊपर भारी पड़ रही है तो आप दूसरी ऐसी चीज़ करते हैं कि लोगों की तवज्जो उस तरफ चले जाए। यहाँ से आपको मार पीटी है तो दूसरा एक कट्टा खोल दें कि लोग सारे उधर बात करना शुरू हो जाए। ट्रंप ने बिल्कुल वैसे ही किया। ट्रंप ने एक ट्वीट के अंदर कहा कि ये तमाम जो रीजन के ममालिक हैं इनके लिए ग्रेट डील हो सकती है फॉर ऑल, और या उन्होंने कहा कि नो डील एट ऑल, या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो क्या कहते हैं कि बहुत ग्रेट डील जो सबको मिल सकती है या कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि मैंने बात की है मोहम्मद बिन सलमान से, MBZ से, UAE से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, पूरा नाम लिखा उन्होंने, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह, इनसे भी बात की है। टर्की से एर्दोआन से बात की है, कतर में बात की है, सीसी से इजिप्ट में बात की है, जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला से बात की है, बहरीन में बात की है। बात क्या की है? बात उन्होंने कहा है कि आप सारे ममालिक पाकिस्तान समेत अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। अब ये देखें, ये इतना बड़ा ये एटम बम है जो भी धमकी दे रहे थे ईरान में चलाने का, वहाँ चलाया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे इस बयान के अंदर वो उसी एटम बम को चला रहे हैं। सऊदी अरब में इस चीज़ को करना आसान नहीं है। वो बादशाहत है, फैसला कर लें तो कर भी सकते हैं, लेकिन आसान नहीं है। वहाँ जो कंजर्वेटिव राइट लीनिंग एलिमेंट है वो MBS की सख्त अल्फाज में मुखालफत करेगा। वो अभी तक ओके है, दरमियाने है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत इंटेलिजेंटली एक म्याना रवैया अख्तियार किया। उन्होंने वो अप्रोच अख्तियार नहीं की जो मोहम्मद बिन जायद ने अख्तियार की UAE के अंदर। UAE को तो वो बिल्कुल वो कहना चाहिए कि इसराइल की झोली में जाके बैठी है। उनकी पॉलिसीज़ भी वैसे ही हैं। उन्होंने उसको अब्राहम एकॉर्ड भी बना ली, एम्बेसी खोल ली, और जितनी नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स इस वक्त दुबई और तेल अवीव के दरमियान में शायद किसी और मुल्क के दरमियान में नहीं चलती हो, इतना ज़्यादा उनका इंटरेक्शन बढ़ गया। मोहम्मद बिन सलमान ने इससे उलट किया। उन्होंने एक मुतवाज़न पॉलिसी अपनाई। इलाके के ममालिक के अंदर भी अगर आप देखें तो सूडान, सोमालिया, यमन, इन मुल्कों में मुतहारिब ग्रुप हैं जिनको UAE सपोर्ट करता है और इसराइल उसके साथ है, और सऊदी अरब उससे उलट ग्रुप को सपोर्ट करता है। तो अभी तक वो मुतवाज़न जगह पे खड़े हैं। क्या इतना आसान है मोहम्मद बिन सलमान के लिए कि वो इसको अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बनने का फ़ैसला कर लें? डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ बादशाहत निज़ाम है, ये आसान नहीं है फ़ैसला। और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं पाकिस्तान का नाम ट्रंप साहब ने किस सोच से ले लिया। अब इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि ISPR इसके ऊपर रिबटल जारी कर दे कि नहीं हम नहीं जारी कर सकते, या बेसिकली तो ये फ़ॉरेन ऑफिस की डोमेन है। फ़ॉरेन ऑफिस को कहना चाहिए कि हमारी स्टेटेड पॉलिसी क्या है। लेकिन शायद इस वक्त जो फील्ड मार्शल का रोल है कि एक तरफ उन्होंने ट्रंप से बात करनी है। मार्को रूबियो कहते हैं कि मैं रोज़ाना फील्ड मार्शल से डिस्कस कर रहा होता हूँ। ट्रंप कहते हैं मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। ईरानियन लीडरशिप कहती है हमारा तो एक ही साल से और वो पाकिस्तान है। तो बड़ी नाजुक पोजीशन है। ट्रस्ट है एक दोस्त की तरीके से जीता हुआ अपने तेहरान से भी और वाशिंगटन से भी। मकसद उसका यह है कि उस जंग का खात्मा करना है, दोनों को करीब लेकर आना है। तो पाकिस्तान नाप तोल के बयान देगा, यकीनन आई थिंक देगा, अपनी स्टेटेड पॉलिसी उसको दोहराएगा। लेकिन वो नाप तोल के देने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पॉलिसी जो है, असूली जो मौक़िफ़ है उससे हम पीछे हट जाएंगे। असूली मौक़िफ़ पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ यह है कि पाकिस्तान एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत चाहता है जिसके बॉर्डर प्री 1967 पोजीशन पे हो। जो इसराइल जो इलाके हड़प कर चुका है उससे पहले 67 से पहले की जो पोजीशन है वहाँ पे हो, और अल-कुद्स अल-शरीफ उसका कैपिटल हो। हम यहाँ से जाएं इंशाल्लाह और जाके तो बैतुल मक़दस में जाके नमाज अदा करें किबला अव्वल के अंदर। तो वो वाला पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है, उससे पाकिस्तान पीछे नहीं हटा। पाकिस्तान किसी भी मुआहदे या शर्त का पाबंद नहीं है जो अब्राहम एकॉर्ड्स के साथ मशरूत हो। ये ट्रंप साहब की ख्वाहिश है, लेकिन ये बाइंडिंग कंडीशन नहीं है। ईरान और अमेरिका की जंग बंदी के मुआहदे के अंदर अब्राहम एकॉर्ड शर्त के तौर पर नहीं लिखा जाएगा कि पाकिस्तान इसके अंदर आए। ट्रंप साहब क्या कहते हैं? ट्रंप साहब कहते हैं कि सऊदी अरब और कतर सबसे पहले इसके अंदर आ जाएं। ये उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा है कि सऊदी अरब और कतर सबसे पहले इसके अंदर आ जाएं, वो साइन करें इस प्रोसेस को, और फिर तमाम मुसलमान ममालिक जिनका उन्होंने नाम लिखा है वो सारे इसका हिस्सा बन जाए। एक या दो उन्होंने कहा एक्सेप्शंस हो सकती हैं जिनकी वो मजबूरियों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक दो एक्सेप्शन में पाकिस्तान तो यकीनन है, पाकिस्तान उसका हिस्सा इस तरीके से बन नहीं सकता जब तक दो रियासती हल जो है वो असूली तौर पर हो ना जाए और फ़लस्तीन की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक ना हो जाए। फ़लस्तीनी कहे कि हाँ ये ठीक है, हमें काबिल कबूल है, तो तब तक तो हम इस मसले पे आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, ईरान को वो ऑफ़र कर रहे हैं कि आप भी चाहें तो आप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से आपका अगर मुआहदा हो जाता है तो आप भी इस ग्रेट डील का हिस्सा बन सकते हैं और एक ब्रॉडर कोलिशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो ईरान के लिए भी काम आसान नहीं है। ईरान
क्या सोचेगा कि वो लेबनान को बेच खाएगा, हिजबुल्लाह को बेच खाएगा? तो ये चीज़ें आसान नहीं है। ट्रंप साहब की ख्वाहिशात हो सकती हैं या एक मेजर डाइवर्जन हो सकती है कि इन ममालिक के अंदर एक नई बहस छेड़ दें या अपने लोगों को सेल कर सकें या नेतन्याहू को सेटिस्फाई कर सकें, क्योंकि नेतन्याहू जब से ये पीस डील की करीब आने की बात आती है वहाँ से सख्त रद्दमल आता है। एक्सियोस जो रन की जाती है, जो एक ग्रुप है जो बहुत करीब है, जो इसराइली इंटेलिजेंस का सेटअप है उसके बहुत करीब है, तो वो कहते हैं कि जिस दिन ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल करके बताया कि वो ईरान माहदे के करीब है, और ये बेसिकली वही अंडरस्टैंडिंग थी जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानियन क़यादत के साथ बैठ के एग्री की, तो नेतन्याहू का बड़ा सख्त रद्दमल था। वो बहुत परेशान हुए हैं कि ये ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्योंकि ईरान तो ये इसराइल तो ये चाहता है कि ईरान का कुछ बचे ही नहीं। उसकी तो ख्वाहिश यही है ना कि मुसलमान मुल्कों पे सारों पे कब्ज़ा कर ले, या मुसलमान मुल्क सऊदी अरब, यूएई, बाकी कतर, ईरान, ये आपस में भिड़ पड़े और ख़ुद से एक दूसरे को मारते रहें और उसका काम आसान हो जाए। तो वो सारा कुछ पाकिस्तान ने रोका हुआ है, वो कुछ करने नहीं दिया। तो ये मुख्तलिफ़ लोगों की ख्वाहिशें हैं। आइंदा आगे क्या होगा उसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, एडना मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, डॉक्टर आदिल नजम हैं, मारूफ तजिया कार हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से इनकी बहुत गहरी नज़र है। दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर आदिल नजम, आप ही से पूछते हैं पहले, अब्राहम एकॉर्ड्स के ऊपर बड़ी तफसीली किस्म की ट्वीट है, आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान, सऊदी अरब, इन ममालिक की क्या पोजीशन होगी गोइंग फॉरवर्ड? देखिए नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जो अपने इब्तदाइये में बात की वो सारी आपने पहले उसका एक एनालिसिस जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आई हैव लिटिल टू ऐड टू इट, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो ट्वीट है ये एक और ट्रक की बत्ती है, इसको इतना सीरियसली लेना चाहिए। ये ट्रक की बत्ती इसलिए है कि आप किसी तरफ जा रहे हैं, पीछे बत्ती ट्रक की देखते हैं, दूसरी तरफ निकल जाए। ये एक बुजुर्ग शख्सियत जो रात को नहीं सो सके, उन्होंने सुबह जो है जो कुछ आया वो उगल दिया। उस ट्वीट में आपको नजर आता है कि उसको गौर से पढ़ें कि वो सोची समझी नहीं है। जब शुरू की है तो ही डिडंट नो कि हाउ ही वुड एंड इट। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इसको आपने तज्जिया करना ही है तो इसका दिस इज़ नॉट ट्रंप स्पीकिंग, दिस इज़ नेतन्याहू स्पीकिंग। और आपने बिल्कुल जैसे कहा कि उसमें आउट भी है, ये भी है। बेसिकली हमने देखा यही है, और अब तो बिल्कुल क्लियर है कि जब जब ट्रंप और फिर रूबियो ने बात करनी शुरू की कि जी हम करीब हैं, तो एकदम आपने अमेरिका में देखा कि जो गुफ्तगू जो है वो एक हायर लेवल पे पहुंच गई और ट्रंप साहब पे बहुत प्रेशर आ गया। मेरे ख्याल में ये उनकी सियासत का, ना सिर्फ इस टर्म का, दोनों टर्म्स का सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज जो है वो इस वक्त फेस कर रहे हैं। और वो पॉलिटिकल चैलेंज जो है वो जंग नहीं है, वो पॉलिटिकल चैलेंज उनके अंदर की जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है उसमें है। एक तो वो हॉक्स थे और इसराइल वाले थे जो पहले पुश कर रहे थे कि हमें तो डील अच्छी नहीं लगती। आपने देखा कि उनसे लिंडजी ग्रैम हो या एक्सियस हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, एकदम जो है ना वो ऊपर होना शुरू हो गया कि जी ये तो हार है और फलान है। दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जंग के खिलाफ थे, जो ये सोचते थे कि ये जंग अच्छी बात वाज नॉट अ गुड आइडिया फॉर द यूएस, कि ये यूएस के लिए अच्छी नहीं थी, ये अच्छा फैसला नहीं था। दे ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग राइटली कि यार ये तो सरेंडर करने के, ये तो बेसिकली ईरान जो है वो जीत जाता है। और उसमें खुसूसन जो हमने जो इजराइल और नेतन्याहू से प्रेशर देखा कि हमें इसमें क्या मिलेगा। देखिए ये मैंने और आपने पहले भी बात की है, इस जंग में 3 फरीक थे और उसमें एक फरीक दोनों फरीकों से बड़ा था। ये जो सारी मुसाइलत शायद से हो रही है, नेगोशिएशन, ये तो उन 2 फरीकों में हो रही है ना। जंग तो इसराइल ने शुरू की, इसराइल के कहने पे अमेरिका आया, उसकी मजबूरी में ईरान आया। अब वो फरीक है वो सिर्फ स्पॉइलर नहीं है, और वो ये समझता है कि मैं जंग नहीं खत्म करना चाह रहा, तो वो हर बार ट्राई करता है कि इन दोनों को किसी किस्म की मीडिएशन पे आने से रोके। और जहाँ तक हमने खबरें देखी हैं, सच्ची हैं या झूठी हैं, जो नज़र आता है कि जब वो फ़ोन मीटिंग हुई जिसमें ये सारे ममालिक बिलशमूल पाकिस्तान मौजूद थे, तो उसमें आउट ऑफ नोवेयर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, ये जो रीसेंट खबरें आई हैं पिछले 24 घंटे में, कि उसमें आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने कोई इब्राहिम अकॉर्ड का जिक्र कर दिया ऐसे ही कि यार वो भी हो जाएगा शायद। और खबरें, रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि फ़ोन पे बिल्कुल सख्ता छा गया, बिल्कुल क्वाइट हो गया। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अच्छा नहीं तुमने मेरी आवाज़ नहीं, तुम लोग हो लाइन पे कि नहीं हो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग रिपोर्टेड, कि ये उनके लिए भी कितनी बड़ी सरप्राइज थी। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ज़्यादा जिक्र नहीं किया, उसके फ़ौरन बाद जो फ़ोन कॉल के बाद जो ट्वीट थी और बाकी बात थी। नाउ आई थिंक जो नेतन्याहू और उनका कैंप है वो पुश कर रहा है कि अच्छा उनसे तो आप पहले ये करें, ना करने वाली गल होंगी ना
कि जब आपको पता है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप एक और इशू डाल देते हैं जिस पे आपको पता है अगला नहीं बच कर सकता, ताकि ये जो है ये अटक जाए। आई थिंक ये जो आप देख रहे हैं ये वो पुश है जो वो सुन रहे हैं नेतन्याहू से, इजराइल से, अपनी हॉक से, कि अच्छा ठीक है यार अगर करना ही है ना तो उनसे कहो ये करे ताकि तुम्हें नजर आए कि तुमने भी कुछ लिया। सो इन ऑल ऑफ दैट सेंस ये मेरे ख्याल में ट्रक की बत्ती है, इसको केयरफुली इग्नोर कर देना दुरुस्त है। चाहिए। जिस तरह वो क्रिकेट में एडमिरल साहब को भी तो शामिल है। कर लें। एडमिरल फैसल शाह साहब, आपका क्या तजज़िया है? डाइवर्जन है, ट्रक की बत्ती है, या ये कुछ नदीम और है? साहब, जी नदीम साहब बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का, और आपका बड़ा अच्छा तज्जिया था। लेकिन मैं डॉक्टर आदिल नजम साहब की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा कि इसको हमें कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, इसको डी कन्फ्लिक्ट रखना चाहिए, करना चाहिए नेगोशिएशन से जो इस वक्त चल रही हैं। और मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं कि ये इज़राइल को पैसिफाई करने के लिए ज़रूर स्टेटमेंट उन्होंने दी है, और शायद उन्होंने इतना तक कहा हो नेतन्याहू को कि पहले मुझे नेगोशिएशंस करने दो, एक एग्रीमेंट हमारा हो जाए, उसके बाद क्योंकि मैं निजात दहिंदा समझा जाऊंगा इस खत्ते में, तो ये लोग ओब्लाइज होंगे मेरी बात सुनने में, और फिर मैं अब्राहम एकॉर्ड्स पे भी इनको लेकर आऊँगा। तो आपको पता है कि ट्रंप साहब जो हैं वो तो आए दिन क्लेम करते रहते हैं, भड़के मारते रहते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, फिर यू टर्न भी ले लेते होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको कोई बहुत ज़्यादा हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए, और इसको हमें इसकी वजह से निगोसिएशंस को ओवरशैडो नहीं करना चाहिए जिस नहज पे वो चल रही हैं इस वक्त सेंसिटिव तरीके से। मेरा ख्याल है कि इसको अगर हम डिस्कस ज़्यादा करेंगे निगोसिएशंस और जो पीस डील है या जो फ्रेमवर्क आने वाला है आगे बातचीत के लिए, उसको तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा ओवरशैडो हो जाएगी। असल मुद्दा इस वक्त ये है कि ये जो टेम्प्रेरी सीज़ फायर है इसको परमानेंट सीज़ फायर में तब्दील करना है या नहीं करना है, और किस तरह से करना है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसमें खुलनी है या नहीं खुलनी है, और फिर उसके बाद जो नेगोशिएशंस होनी है वो किस तरह से बातचीत होगी, किस तरह से सारे जो प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं दोनों के बीच में उनको कैसे गाहे बगाहे उनको रिजॉल्व करना होगा। मेरा ख्याल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू है ये। एडमिरल फैसल साहब, लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन होगा कि दो रियासती हल को नज़रअंदाज करते हुए प्री 1967 जो हम कहते हैं कि वो बॉर्डर्स के ऊपर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत हो, उसको नज़रअंदाज करते हुए हम इस तरफ इब्राहिम अकॉर्ड कर लें, क्या ये मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है ये मुमकिन, ये 200% मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के लिए। और हम 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर्स हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं। हम दो रियासती हल जो आपने पहले अपने सारे इब्तिदाई में बात की, बिल्कुल वो हमारा स्टांस है, और हमें कोई मजबूरी नहीं है। हमारी क्या मजबूरी है कि हम अब्राहम एकॉर्ड्स की तरफ चले जाएं, मतलब बावजूद इसके कि हम तो एक आप तरह ये देखिए कि एक तरह का एहसान कर रहे हैं इस दुनिया पे और अमेरिका पे ख़ास तौर पे जो निकलना चाहता है इस जंग से। वो कहते हैं कि हमने ईरान को 20 साल पीछे फेंक दिया है, हमने उसको तबाह कर दिया है। तो भाई आप अगर तबाह कर दिया है, 20 साल पीछे फेंक दिया है, तो फिर आपको किस चीज़ का ख़तरा है 20 साल तक? आप चले जाएँ यहाँ से। लेकिन वो एग्रीमेंट करना चाहते हैं ईरान के साथ क्योंकि उनके पास वो लेजिटिमेसी नहीं है वापस जाने की जो वो चाहते हैं। तो पाकिस्तान तो बेसिकली उनके साथ एक अच्छा काम कर रहा है, तो पाकिस्तान क्यों ओब्लाइज होगा या किस वजह से ब्लैकमेल होगा कि पाकिस्तान अपना जो प्रिंसिपल स्टांस है एक उससे उसको नज़रअंदाज कर दे। बिल्कुल सही है। डॉक्टर आदिल साहब, जो एग्रीमेंट के हवाले से तफसीलात आ रही हैं तो वो ईरान कहता है कि हम कुछ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के करीब हैं, लाजमी नहीं है कि मुआहदा हो जाए, लेकिन वो कहते हैं इसमें हॉर्मोज शामिल नहीं है। कहते हैं टोल टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन हो सकता है सर्विसेज प्रोवाइड करें तो सर्विसेज के कुछ पैसे ले लें। न्यूक्लियर कहते हैं इसमें शामिल नहीं है। जंगबंदी हो जाएगी तो उसके बाद 7 रोज़ में मुज़ाकरात शुरू करेंगे, और स्टॉक पाइल्स को डाउनग्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात होगी। ये नहीं होगा कि स्टॉक पाइल अमेरिका को देने। तो इंटरेस्टिंगली नई डायमेंशन हैं जो उन क्लेम से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो ट्रंप कर रहे हैं। जी नदीम साहब, मेरे ख्याल में जो जो फोकस है इस वक्त मेरे ख्याल में इसी चीज़ पे है कि इसकी एग्जैक्ट डायमेंशंस क्या नज़र आती हैं। कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। क्लियर ये हो चुका है कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो कोई फाइनल एग्रीमेंट या हतमी किस्म की चीज़ नहीं है। वो ये है कि जो इस वक्त टूटा पज्जा एक है हमारे पास सीज़ फायर, उसको थोड़ा मुस्तहकम सीज़ फायर कर दें, और ताकि दोनों फरीकैन जो हैं उनके पास वक्त हो और मौका हो कि ये जो दूसरे मुश्किल मामलात हैं उस पर वो बैठ के बात कर सकें। प्रॉबेबली दे हैव कम क्लोजर टू ईच अदर, लेकिन अब जो है वो टेक्निकल डिटेल्स ऐसी हैं कि वो ख़तो किताबत से नहीं हो सकती कि इसने इसको पैगाम दिया, उसने उधर पहुंचा दिया, उसने कहा जी वो कह रहे हैं ये कर लो, ये फिर वापस आए उन्होंने कहा जी ये कह रहे हैं ये कर लो। अब उसको हमें अगर एक नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना है जहाँ एक टेबल पे इनके जो टेक्निकल लोग बैठे हैं
तो बात करें वहां पहुंचाने के लिए, उसकी डायमेंशंस भी क्लियर हैं मेरे ख्याल में। उसकी डायमेंशंस जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। वो ये है कि एक लिहाज से हुरमुज खुले और बाकायदा तौर पे खुले। बाकायदा का मतलब ये है देयर इज इनफ फ्लो ऑफ द शिप्स, राइट। आपके दिन में जो है 70-80 कम से कम जो है 50-60-70-80 जब जाना शुरू हो जाएंगी, देन यू विल से कि अच्छा यार ये खुल गया। और थोड़ी देर के लिए हुआ था जब ये चीन गए थे ना, तो उस दिन आपने देखा होगा उन 2-3 दिनों में तकरीबन 30-30 जहाज निकल रहे थे। अच्छा, उसकी डायमेंशन में भी अब क्लियर हो गया कि अमेरिका कहता है मैं भी नहीं छोड़ के जाऊंगा, ईरान कहता है मैं भी पूरा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो बातें पता नहीं किधर जाती हैं, लेकिन सम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बन जाए। दूसरा जो मसला है, मेरा शुरू से मौकफ यह है कि ये सब न्यूक्लियर की बातें जो हैं, दोज आर द हेडलाइंस, लेकिन फॉर ईरान द की इशू इज रिकॉम्पेंसेशन। वो ये कि किसी ना किसी किस्म की एक इकोनॉमिक पे ऑफ होगा, वरना ये सारी जो आपने ये जो क़यामतें देखी हैं, ना सिर्फ पिछले 90 दिन, उससे पहले भी, उसको देखने का क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या कीमत मिली ईरान को। अब उसका सूरत क्या है? अभी तक ईरान ये कह रहा था कि जनाब उसकी सूरत ये कि हम टोल लेंगे, तुम आओगे उधर एक टिकट लोगे फिर आगे निकल जाओगे। वो जो है ना सिर्फ अमेरिका, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो है इंटरनेशनल लॉ के बड़े मसाइल हैं। फिर दूसरी जगह भी क्या यही होगा, क्या मलाक्का में भी यही होगा, क्या साउथ चाइना सी में भी यही होगा, बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। बट दैट कैन हैपन इन अदर वेज। मेरे ख्याल में जो हम ट्वीट की बात कर रहे थे, उससे ज़्यादा अहम खबर यह है कि इस वक्त ईरान का एक डेलीगेशन कतर में मौजूद है, राइट। उसकी कई सिग्निफिकेशंस हैं। आई थिंक उसकी सिग्निफिकेशन एक ये है कि ये जो भी फाइनेंशियल किस्म की बात होगी ना, आप टोल नहीं लेंगे, लेकिन अनऑफिशियली किसी किस्म के वही ममालिक आपको अगर सपोर्ट कर देते, आपके अकाउंट अनफ्रीज हो जाते हैं। ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो सैंक्शंस हैं, इसलिए जो क्लॉज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रेजुअल लूजनिंग हो, चाहे वो अल्टीमेट लूजनिंग हो, ईरान के लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में जो बार्गेन है ना, जिस वक्त भाव हो रहा है दुकान में जो हो रहा है ना कि नहीं इतने का या उतने का, वो इन दो चीजों पे हो रहा है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बिल्कुल सही। एडमिरल फैसल शाह साहब, और दूसरा ये कि वो आपकी फाइनल एग्रीमेंट के हवाले से क्या असेसमेंट है, क्योंकि दैट शुड हैपन विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। नहीं, फाइनल एग्रीमेंट से अगर आपकी मुराद है ये अभी जो इसको ये एमओयू नो फाइनल एग्रीमेंट मीन लेटर ऑफ इंटेंट या ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग जिसके ऊपर फर्दर डिस्कशन होंगी, उसकी तरफ लेटर ऑफ इंटेंट फाइनल एग्रीमेंट नहीं होगी। एडमिरल फैसल शाह, मैं एक जुमले में खत्म एक जुमले में खत्म कर दूंगा। सॉरी एडमिरल साहब, लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो है मेरे ख्याल में वो पहला स्टेप होगा फाइनल एग्रीमेंट, जिसमें ये न्यूक्लियर वगैरह चीजें भी आएंगी। सॉरी, बिल्कुल सही। एडमिरल फैसल साहब, नदीम साहब, मेरा ये ख्याल है कि जो जिस चीज़ पे इस वक्त काम हो रहा है वो एक फ्रेमवर्क है जो कि तय किया जा रहा है कि आगे जो बातचीत होनी है वो उसका एजेंडा क्या होगा, वो किस तरह से बातचीत आगे चलेगी, क्योंकि दोनों तरफ की अगर आप डिमांड्स देखें तो वो एक टेंजेंट हैं दोनों, और तो दोनों की डिमांड्स को एड्रेस करना, उनको आपस में बातचीत करना, एक मिडिल ग्राउंड पे लेकर आना, आई थिंक वो एक बड़ा सीरियस मामला है और बड़ा लंबा मामला है, उसमें टाइम भी लगेगा, तो वो बाद में होगा। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है एक फ्रेमवर्क एग्री हो जाएगा कि हम इस टेम्पररी सीज फायर को परमानेंट सीज फायर में तब्दील करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलते हैं और साइमल्टेनियसली हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। वेन्यू, डेट, ये सब चीज़ें उसमें डिसाइड हो जाएंगी। देखिए, ट्रम्प साहब को वापस जाना है और उनके पास बकौल उनके वो तमाम ट्रॉफ़ीज़ हैं जो जिनका उन्होंने शुरू में जिक्र किया था कि मैंने उनकी लीडरशिप मार देनी है, मैंने उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी ख़त्म कर देनी है, मैंने उनका न्यूक्लियर पोटेंशियल ख़त्म कर देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर देना है, विल टू फाइट ख़त्म कर देनी है। ये सब ट्रॉफ़ियाँ वो कहते हैं वो ले चुके हैं। एक ट्रॉफ़ी जो वो नहीं ले चुके हैं, जो वो लेना चाहते हैं, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना, जो वो किसी भी तरह के प्रेशर डाल के ईरान से नहीं ले सके हैं उसका कंट्रोल। तो वो ये जो फ्रेमवर्क होगा, इसके नतीजे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाती है तो ट्रम्प साहब के पास वो ट्रॉफ़ी भी आ जाएगी और वो कन्वीनियंटली अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस कर सकेंगे कि देखो मैंने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स तय कर लिए हैं, अब एग्रीमेंट होना है जो कि मैंने ओबामा के दौर से बेहतर करना है, JCPOA प्लस करना है। उसमें 3.67% पे एनरिचमेंट कर रहा था ईरान, अब वो 15 साल तक 0% हो जाएगा, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। उसमें अगर ईरान और कोई जैसे प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा था तो अब नहीं करेगा क्योंकि उसकी इकॉनमी नहीं बर्दाश्त कर सकती ये चीज़। तो इस किस्म की चीज़ें प्रेजेंट करके वो JCPOA प्लस प्रेजेंट कर देंगे और अपनी ये 6 ट्रॉफीज़ दिखा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी दानिश में जीत बिल्कुल सही।